नमस्कार, सभी का स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं भूगोल अध्याय दूसरा भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन जो आखिरी वीडियो है भाग 6 उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा इस वीडियो में वनों के प्रकार, वनों के विनाश के कारण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण के उपाय। अभी आप देखिए उसमें वनों के प्रकार कौन कौन से हैं। जैसा कि वनों को उनके पत्तियां गिराने के आधार पर हम सामान्यतः सदाहरित और पर्णपाती रूप में उनको वर्गीकृत करते हैं। जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते, जो पूरे साल भर हरे भरे रहते हैं, तो उनको सदाहरित वन हम कहते हैं। पर्णपाती वन जिनके वृक्ष बाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए विशेष ऋतु में अपने पत्तियों को गिराते हैं। मतलब जब तापमान अधिक बढ़ता है तब वह अपने बड़े बड़े जो पत्ते हैं वो गिरा देते हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन से रोक लगे। अब ये सदाहरित वन और पर्णपाती वन में क्या अंतर है। जैसा कि सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं। पर्णपाती वन यह मानसूनी वन है। जैसा भारत में पर्णपाती वन है और मानसूनी जलवायु में भारत आता है। 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन आते हैं। सदाबहार वन हमेशा हरे भरे रहते हैं और पर्णपाती वन वृक्षों की ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। जैसा सदाबहार वन ये मुख्य रूप से यहाँ पर रबर, रोजवुड, महोगनी जैसे वृक्ष इसमें आते हैं। पर्णपाती वन में सागौन, साल, चंदन, शीशम जो हमारे देश में इस तरह के पेड़ मिलते हैं। जैसा यदि हम सदाबहार वनों का कौन कौन से देशों में आता थोड़ा जानने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया और जो विषुवतीय प्रदेश हैं यहाँ पर सदाबहार प्रकार के वन मिलते हैं। पर्णपाती वन जैसा भारत, नेपाल या भारतीय उपमहाद्वीप में भी जो जैसा पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर आपको इस तरह के वन मिलते हैं। यह विभिन्न अक्षांशों में इनकी स्थिति के आधार पर उष्णकटिबंधीय, शीतकटिबंधीय इसमें उसको वर्गीकृत किया जाता है। जैसा आपने कक्षा 7वीं में वह विभिन्न प्रकार के वन और उनके वितरण के बारे में देखा। जैसा उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके अलावा शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय ये जो फलोद्यान वाले वन, इसके अलावा शंकुधारी वन, तो ये अधिक ऊंचाई पर ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इस तरह इनके प्रकार है। अभी ये वनों के विनाश के कारण क्या है। बढ़ती जनसंख्या के निवास और अन्य उपयोग के कारण अब ये वन जंगल क्यों नष्ट हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए रहने के लिए निवास की आवश्यकता है और इसलिए ये वनों का विनाश होता जा रहा है और लोग अपना निवास और अन्य उद्योगों के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, खनन कामों के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा कृषि के लिए उसका उपयोग, फसल उत्पादन के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज, भोजन की आवश्यकता है और ये कृषि से उपज बढ़ाने के लिए वनों को लोग नष्ट कर रहे हैं। वनों का बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है जिसे खेती, रहने के और सड़क और उद्योग अन्य कामों के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा बढ़ती हुई जनसंख्या जिसके अनाज भरण पोषण के लिए खेती करना, जो पहले हमारे पास जो खेती थी वह कम पड़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। निवास के लिए, उद्योगों के लिए, खनन काम के लिए, सड़क निर्माण के लिए अलग अलग
निर्माण के लिए इस वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। अब ये वनों का आवरण तेजी से खत्म होता जा रहा है और ये बहुमूल्य संसाधन, वन ये हमारा बहुमूल्य संसाधन है, एक पारितंत्र का हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा है और उसका संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख सकते हैं इसमें एक वन का अजगर को आप देख सकते हैं। यह सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन, ये किस तरह उसका नुकसान हुआ है। आप जानते हैं 2004 में सुनामी, यानी उसको जापानी भाषा में समुद्र तरंगे सुनामी बोलते हैं, तो उसमें तटवर्ती क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर जो पेड़ पौधे और जीव जंतु को काफ़ी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची थी। तो इस तरह यह सुनामी से किस तरह नुकसान हुआ है, आप ये पेड़ पौधों को आप देख सकते हैं। और इस तरह का एक स्कूल के छात्रों ने कोलाज बनाया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह की जन जागृति हमारे छात्रों द्वारा, हमारे द्वारा लाना बहुत ज़रूरी है। आगे का प्राकृतिक वनस्पति। अभी आप ये प्राकृतिक वनस्पति में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संरक्षण ये क्यों ज़रूरी है। वन हमारी संपदा है, जैसा मृदा, जल, वन, वनस्पति, पेड़ पौधे, ये सभी पर्यावरण के तंत्र है, पर्यावरण के लिए अनुकूल आवश्यक तंत्र हैं और ये हमारे संसाधन हैं। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। जितनी ज़्यादा वनस्पति पेड़ पौधे होंगे ये पादप, उतने जो जीव जंतु हैं, जैसा कि जंगलों में रहने वाले जानवरों के लिए आश्रय स्थान प्रदान करता है और ये पारितंत्र का एक हिस्सा है। जैसा कि पारितंत्र में जो इकोसिस्टम है, उसमें पारितंत्र में आप देखते हैं सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति इनका आपस में एक दूसरों के साथ संबंध होता है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को पारितंत्र कहते हैं। जैसा कि अधिक वर्षा वाले वन, घासतल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, महासागर, छोटे ताल, यह सभी एक परितंत्र का हिस्सा है। जैसा कि ये परितंत्र के अंदर आप देखते हैं, जैसा तृणभक्षी प्राणी को ये जो दूसरे मांसभक्षी प्राणी खाते हैं वो जंगलों की रक्षा करते हैं। तो इसी तरह एक प्राणी, वनस्पति, पादप और वनस्पति, इनका एक दूसरे के साथ उसका संबंध होता है। अभी आप देखेंगे थोड़ा सा वनस्पति और प्राणी में अंतर क्या है। वनस्पति जीवन का पहला रूप, यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधे, या उसको हम पादप भी कहते हैं। जो प्राणी है, प्राणी का विकास बाद में हुआ, पहला वनस्पति, बाद में ये जीव जंतु। अब इसमें वनस्पति सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदल देती है। प्राणी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में नहीं बदलती है। जैसा वनस्पति अपना भोजन स्वयं बनाती है, जीव जंतु अपने भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर होते हैं। भारत में लगभग जो वनस्पति है उनकी जातियाँ 47,000 पेड़ पौधों की जातियाँ, अलग अलग प्रकार की वनस्पति की जातियाँ हैं। अब यह भारत में वनस्पति की जो जातियाँ हैं 8,900 जीव जंतु हमारे देश के अंदर है। तो इस तरह का ये मोटा मोटी थोड़ा सा दोनों वनस्पति और प्राणी में अंतर क्या उसके बारे में हमने देखा। लेकिन जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। अब ये जलवायु में परिवर्तन ये क्या चीज़ है। जलवायु में परिवर्तन आप लोग जानते हैं, जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में सरासरी जो मौसम होता है, औसत मौसम में परिवर्तन आता है। अभी उसमें जलवायु में परिवर्तन का प्रभाव किस प्रकार का है, मतलब जलवायु में परिवर्तन होने के कारण क्या क्या परिवर्तन आता है। बाढ़, सूखा, बारिश आदि की अनियमितता बढ़ती है। किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी बहुत सूखा पड़ता है और किसी साल बारिश होती नहीं। तो इस तरह की स्थिति निर्माण होती है। समुद्र का जलस्तर में वृद्धि होती है,
ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग 8 इंच तक समुद्र का पानी ये ऊपर आया है, क्योंकि जो ग्रीनलैंड है या आपका उत्तर ध्रुवीय भाग है, दक्षिण ध्रुवीय भाग है, अंटार्कटिका का अत्यधिक तापमान बढ़ने के कारण पृथ्वी के सतह पर आप जानते हैं कि हम जीवाश्म ईंधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के कारण पृथ्वी का भूमंडलीय तापमान यह बढ़ रहा है। वन्य प्रजाति का नुकसान, विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पृथ्वी की 1/4 प्रजातियां वर्ष 2050 तक विलुप्त होने की संभावना है। इस तरह का यदि तेज रफ्तार से जलवायु में परिवर्तन रहा तो, और उसमें रोगों का प्रसार और आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जंगलों को उसमें आग लगती है अत्यधिक तापमान के कारण, उसके बारे में हम दानावल के बारे में हम देखेंगे। बहुत सी वनस्पति और जीव जंतुओं के जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। मतलब कई ऐसी प्रजातियां उसमें हम आगे देखेंगे। वनोन्मूलन, बड़े पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है। मृदा का अपरदन काफ़ी बड़े पैमाने पर इसके पहले वाले भाग में हमने देखा। निर्माण कार्य, दानवल और भूस्खलन में कुछ मानव निर्मित प्राकृतिक कारक हैं जो जिनके कारण वनस्पतियों का नुकसान हो रहा है, इसलिए उनका संरक्षण करना जरूरी है, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने का प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। तो हमको सबसे पहले वनोन्मूलन को खत्म करना चाहिए, मृदा अपरदन को रोकना चाहिए, निर्माण कार्य, दानावर, भूस्खलन को और मानवीय जो हस्तक्षेप है उसको हमने कम करना चाहिए, तब हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। जैसा कि अनाधिकृत शिकार की संख्या बढ़ना एक चिंता का विषय है, जिससे कुछ प्रजातियां उनकी संख्या बहुत तेज रफ्तार से कम होती जा रही है। तो इसलिए उसको भी हमने, अनाधिकृत शिकार को भी हमने रोकना चाहिए। जैसा पशु की खाल, चमड़ी, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतु यानी प्राणियों का जो अनाधिकृत रूप से शिकार हो रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आगे आने वाले दिनों में वनस्पति और ये जीव जंतु जो परितंत्र का एक बड़ा हिस्सा है वह नष्ट होने के कगार पर है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर करना चाहिए। अभी आप लोग जानते हैं कि कई ऐसे प्राणी, जीव जंतु हैं, उनकी प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं और इसलिए उनकी संख्या को हमने बढ़ाना चाहिए। इस तरह का राष्ट्रीय पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र सरकार ने घोषित कर दिया है और अभयारण्य घोषित कर दिया है ताकि इनकी संख्या को बढ़ाया जाए। अभी आप ये देखिए, ये ब्लैक बक, इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि इसकी भी शिकार बड़े पैमाने पर हो रही है। इसके अलावा अभी एक और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं, दानावल यानी जो आग लगने की घटनाओं को पेपर की कटिंग के साथ दिया गया है। तो विश्व में इस तरह की, पिछले साल भी इस तरह का ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी थी। तो ये एक्टिविटी का आप देखिए, दानवल प्राणीजात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दानवल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होती है। मतलब जो जंगलों को आग लगती है उसका तड़ित झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, मतलब एक पेड़ की जो डाली है उसको घिस जाती है और उसके कारण आग लगती है। लोगों के लापरवाही के कारण घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगाना। लोग क्या करते, गलती से चिंगारी जो है माचिस की तिलियाँ पड़ जाती है और उससे जंगलों को आग लगती है। स्थानीय लोगों, उद्यमी और शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाने के कारण जंगलों को आग लग सकती है। तो लापरवाही नहीं करना चाहिए, शरारत नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल ये हमारी एक संपदा है, प्राकृतिक संपदा है और उसका रक्षण करना हमारा काम है। और उसको कंट्रोल करने के क्या उपाय है? शिक्षा द्वारा अग्नि लगने से लोगों को रोकना, मतलब छात्रों को भी यह बात समझाना है कि भाई जंगलों को आग लगने से हमारे जंगल यदि खत्म होते हैं तो उससे हमारे परितंत्र को किस तरह नुकसान होगा, इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को और हमारे लिए, और इसलिए आग नहीं लगानी चाहिए।
परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा ये जो अग्नि है उसको शीघ्र पता न अग्नि लगने को शीघ्र पता लगाना चाहिए। और जब भी कभी आग लगती है तो उसको रोकने का हमने सामूहिक स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर हमने कोशिश करनी चाहिए। और यदि इस तरह का कोई लापरवाही जानबूझ के जंगलों को आग लगाता है, शरारत करता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोगों ने आगे आना आवश्यक है। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन का संरक्षण कैसा किया जाए? राष्ट्रीय उद्यान, जैसा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय और हमारी प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं। अभी ये प्राकृतिक वनस्पति और पेड़ पौधे और वनस्पति और जीव जंतु, इनको सुरक्षित रखने के लिए, जैसा कि हमने देखा कई सारी प्रजातियां वनस्पति, पेड़ पौधों के और प्राणियों के खत्म होने के कगार पर है, और इसलिए इनको बचाना यह हमारा कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, अभयारण्य ने संरक्षण, जैव मंडल निचय, हमारी प्राकृतिक वनस्पतियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास सरकार कर रही है। उनकी संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, और यही हमारे पास सबसे बड़ा उपाय है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल, वनस्पति, सब कुछ और प्राणी खत्म होंगे तो पर्यावरण और हमारा पारितंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। संकरी घाटी, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन होने से बचाने की आवश्यकता है। जो संकरी घाटियाँ है, हमारा दरिया, झीलें, इनको बचाना जरूरी है। आर्द्र भूमि, वातावरण में जहाँ पर आर्द्रता आती है जिसके कारण पेड़ पौधे बढ़ते हैं, तो उसका संरक्षण करना हमारे लिए ज़रूरी है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको और ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए, सामूहिक रूप से लगानी चाहिए। हम अपने वैयक्तिक स्तर पर भी लगा सकते हैं, सरकार अपने स्तर पर पेड़ पौधे लगाने की कोशिश कर रही है, और उसमें हमने भी थोड़ी जागरूकता समाज के अंदर फैलानी ज़रूरी है। यदि प्रजातियों के सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद होगी। तो ये भी एक ज़रूरी काम है। विश्व में अनेक भागों में मानवीय क्रियाकलाप बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं खनिज जमीन के अंदर से निकालने के लिए भूमि का उपयोग कर रहे हैं, जंगलों की कई जगह पर कटाई हो रही है, और वहाँ से खनिज संसाधन वो भी हमारे लिए विकास के लिए ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर हम जंगल काटते हैं, जहाँ खनन कार्य करते हैं, तो दूसरी जगह जहाँ पर खाली है वहाँ पर हमने अधिकतर पेड़ पौधों को लगाना बहुत ज़रूरी है। और मानव हस्तक्षेप जंगलों के, वनों के अंदर जो पेड़ और पौधे और वनस्पति और शिकार पेड़ पौधों को काट रहा है ईंधन के, लकड़ी के लिए, अन्य कामों के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्राणियों की जो शिकार कर रहे हैं वो भी नहीं करनी चाहिए, जिससे अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास स्थान नष्ट हो रहे हैं, और उसे कम करना यह हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा संरक्षण का और जो उपाय है, अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो लुप्त हो रहे या लुप्त होने के कगार पर है, उसे हमें आगे आकर जो कोई ऐसा काम करता है उसको रोकना चाहिए। और ये हम ग्रामीण स्तर पर या अपने इलाके के अंदर यदि ऐसा कोई करता है तो उसे आप रोक लगानी चाहिए या उसको पुलिस को खबर करनी चाहिए। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामाजिक वानिकी जो है उसमें फॉरेस्ट्री का कार्यक्रम, वन महोत्सव का, और उसमें पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरिया बढ़ाने, ये जीव जंतु हमारे लिए क्यों बढ़ाने की आवश्यकता है, तो ये लोगों को समझाना प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर बहुत ज़रूरी है। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। जब तक बच्चों को आप ऐसे पक्षियों को या प्राकृतिक कैंप, जहाँ भी जंगल है, अभयारण्य है, राष्ट्रीय पार्क है, वहाँ उनको ले जाकर विभिन्न प्रकार के प्राणियों को, वनस्पतियों को उनको दिखाना चाहिए, उनके निवास स्थानों को दिखाना चाहिए, बच्चों को जागरूक करना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को यही बच्चे जागरूक करेंगे कि इन वनस्पति, प्राणी, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है।
कानून बनाने और उसका क्रियान्वयन सख्ती से लागू करना चाहिए कि पक्षियों और पशुओं को मारना और उनका व्यापार करना यह गैर कानूनी है। इस तरह के कानून भारत सरकार ने पहले से बनाए हैं। इसके अलावा दुनिया भर के देशों में भी ये पक्षी, प्राणी और वनस्पतियों की पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसे कानून भी बनाए, जैसे भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग, मोर मारने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं चीतलों का एक झुंड है। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, यह काजीरंगा असम में आता है। अब जैसा कि CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी व पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियां और 28,000 जातियां रक्षित की गई है और उसमें भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड इसके ऐसे कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो आगे आप देखिए, अभी हमारा ये अध्याय दूसरा, ये हम उसको 6 भागों में हमने 6 वीडियो तैयार किए हैं। अभी ये काफ़ी बड़ा अध्याय था, चैप्टर था। तो यह भूगोल का अध्याय दूसरा, भूमि मृदा संसाधन खत्म होता है और उसके ऊपर हमने कुछ ये प्रश्न आपको अध्याय के नीचे वाले यहाँ दिए हैं और ये पूरे वीडियो आप 6 के 6 देखिए। बड़ा आसान तरीके से, मुद्देवार तरीके से आपको हमने वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है। नमस्कार।